हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी सफलता एनसीईआरटी सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैं पहले बता चुका हूँ, हम लोग सफलता एनसीईआरटी सीरीज़ में एवरी चैप्टर को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के सभी कॉन्सेप्ट्स को लाइन टू लाइन क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए आज हमारे लेक्चर नंबर 1 को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले लेक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी मतलब बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है दोस्तों लिविंग या फिर लाइफ, एंड लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। बायोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ रहे होंगे टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर टू स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। इन सब में हम बायोलॉजी में ये सब पढ़ते हैं, जिसमें हम एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, सभी को हम बायोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज बॉटनी एंड अनदर वन इज जूलॉजी। बॉटनी के द फादर ऑफ बॉटनी वो थे सर थियोफ्रास्टस साहब, और जूलॉजी के फादर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो एरिस्टोटल सर। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इसमें हम बेसिकली ये दो सब्जेक्ट को कवर करते हैं। बॉटनी में हम बेसिकली प्लांट ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट लाइक, जैसे हम एल्गी हो गए, उनके बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी में एनिमल या फिर एनिमल लाइक। दोस्तों नोट्स आपको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में मिल जाएंगे। अभी लेक्चर के टाइम बहुत फास्ट लिखना हो सकता है, इस वजह से राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। जो आपको जब नोट्स प्रोवाइड होंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर नोट्स आपको मैं अवेलेबल करवा दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर द लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर इंट्रोडक्शन। दोस्तों हम पहले एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिवाइज करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नीचे लिख लेंगे, जिससे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प होगी। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज दिस। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसकी शेप को डिस्कस करते हैं, उसकी साइज़ को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितना डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में। लाइक एग्जांपल वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स। किसी की हाइट ज़्यादा है तो किसी की हाइट कम है। ऑल्सो मेल एंड फीमेल, वी हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो वी हैव डिफरेंट, इवन इन द मेल्स देर आर डिफरेंसेस विच आर एग्जस्टिव। तो जब ये तभी पता चलते हैं जब हम इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखते हैं, देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस, दिस ब्रॉट आउट डाइवर्सिटी। It is the cell theory that emphasizes the unity underlying this diversity of forms, that is the cellular organization of all life forms। इसका अर्थ है कि बहुत इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन सभी में वो कौन सी कॉमन चीज़ है या फिर किस चीज़ से यूनिटी है सभी चीज़ों में, दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पेड़ है दोस्तों, ट्री 20 फीट का, और एक पिद्दी सा पेड़ है 2 फुट का। दोनों में बहुत सारी अपीयरेंस, ये 20 फीट का है, ये 2 फुट का है, हो सकता है ये इसकी ब्रांचेज हैं, इसका वो स्टेम है, और इसके पास सिर्फ लीव्स हैं। लेकिन दोनों में कौन सी वो बेसिक कॉमन चीज़ है, दैट इज़ सेल। और ये हमें कैसा पता चलता है? बाई स्टडिंग द सेल थ्योरी, जो हम आगे इसी लेक्चर में कवर कर रहे होंगे।
A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapters comprising this unit. Basically इस यूनिट में हम लोग पढ़ रहे होंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जो कि अगला चैप्टर ही होने वाला है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसी चैप्टर में। सेल ग्रोथ बाय डिवीज़न ये 10th चैप्टर है जिसमें हम सेल का डिवीज़न पढ़ते हैं, और हम इसमें सेल ग्रोथ यानी कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे एक सेल ग्रो होता है, यानी ये हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना दैट इज़ फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। सेल थ्योरी ने मिस्ट्री क्रिएट की है कि कैसे एक छोटा सा सेल जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े प्रोसेसेस फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये कैसे होते हैं, ये भी सेल थ्योरी ने क्रिएट किया है। इसका आंसर भी हमें ढूंढना है कि कैसे एक छोटा सा सेल इतना सब करके डाइजेशन भी कर पा रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, मतलब एक सेल की वजह से इतने बड़े बड़े प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं। दिस मिस्ट्री वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फिनोमिना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व्ड। इस मिस्ट्री ने ही, जब ये मिस्ट्री आई सभी साइंटिस्ट ने सोचा कि यार एक सेल ऐसा कैसे कर सकता है, तो साइंटिस्ट ने सोल्व किया इस मिस्ट्री को एंड दे फाइंड आउट कि अकेला सेल नहीं, सभी सेल्स मिलके ग्रुप वाइज दे डू वर्क ऑफ दीज प्रोसेसेस विच आर लाइक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। In studying and understanding the physiological and behavioral processes, one can take a physiochemical approach and use cell-free systems to investigate. This taught us that कि ये हम कैसे समझें कि कैसे हो रहा है फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, तो इसके लिए हम फिजियोकेमिकल अप्रोच का यूज करते हैं। इसका मतलब है हम चीज़ों को फिजिकली भी पढ़ते हैं एंड ऑल्सो वी एनालिसिस दैम बाई केमिकली, हम उनका केमिकल एनालिसिस भी करते हैं कि कौन सी उस सेल में कौन से वो कंपोनेंट्स है जिनकी वजह से एक सेल डाइजेशन भी कर पा रहा है, एक सेल एक्सक्रीशन भी कर पा रहा है, एक सेल डिवाइड भी कर पा रहा है, एक सेल इतना सब कुछ कैसे कर पा रहा है। इसी स्टडी को हम एक फिजियोकेमिकल अप्रोच से पढ़ते हैं टू इन्वेस्टिगेट। और ऑल्सो वी यूज़ सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम का मतलब है कि हम सेल के अंदर की ऑर्गेनेलीज को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनमें क्या हो रहा है, लाइक सेल ऑर्गेनेलीज, लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल को हम स्टडी करते हैं सेल फ्री सिस्टम्स में। दिस अप्रोच इनेबल एस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मोलिकुलर टर्म। फिजियोकेमिकल अप्रोच से हम चीज़ों को एट मोलिकुलर लेवल स्टडी करते हैं, मोलिकुलर उनके मोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये अप्रोच बेसिकली हम जब एनालिसिस करते हैं ऑफ लिविंग टिश्यूज फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इस वजह से इस्टेब्लिश हुआ है। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम किसी सेल का केमिकली एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है उसमें कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इन नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दीज कंपाउंड डूइंग इनसाइड ए सेल। लाइक सेल के अंदर एक स्टार्च है, सेल के अंदर कार्बन है, सो व्हाट हैव दीज देयर सिग्निफिकेंट वर्क टू डू, यानी ये सेल में कौन सा वो काम कर रहे हैं जिसके लिए ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये भी हमें पता चलता है फिजियोकेमिकल अप्रोच से। एंड इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रोस मोर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्नाइजेशन एटसेट्रा। ये बात हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी सभी ये भी क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज़ द मोलिकुलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का मोलिकुलर बेसिस क्या है। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिजीज्ड कंडीशन। सो सेल के अंदर की स्टडी ही हमें ये पता करती है कि जब एबनॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन। दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी।
रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को देख के आप लोगों को याद आ रहा होगा कि यहाँ से नीट 2025 का क्वेश्चन बना था इसी लाइन से, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आल्सो अप्रोच्ड इट करेक्टली। सो बेसिकली फिजियोकेमिकल अप्रोच को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अप्रोच। द कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेक्निक्स भी हम यूज में लेते हैं। इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज प्रोवाइडेड। एक सेल के अंदर में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या वो उनका क्या वर्क होता है, ये भी हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में, पर्टिकुलरली इन द बायोमोलिक्यूल्स। सो लेट्स राइट what we have learned till now. So आपको अलग से नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इस वजह से हम इसको इरेज कर देते हैं। आप भी साथ साथ लिख सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट्स नोट बनाएंगे हम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग नोट्स नहीं बनाएंगे। सो बेसिकली इंट्रोडक्टिव पार्ट में बेसिक हमने क्या पढ़ा, बायोलॉजी किसके स्टडी है, टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोसेसेस। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड कौन सी वो चीज़ है जो हमें यूनिटी बनाए रखती है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच फॉर्म्स यूनिटी इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वी हैव गोट दैट सेल थ्योरी। अभी इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सेल थ्योरी की वजह से हमें पता चला कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट हाउ वी स्टडी बायोलॉजी, सो इसका आंसर विल बी we study in physiochemical approach which is also called reductionist biology approach. नीट 2025 का क्वेश्चन है, हो सकता है अगली बार ये भी क्वेश्चन आ जाए इस लाइन से। आई एम मार्किंग इट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस वन। It is the cell theory that emphasizes the unity of diversity of forms. अगली साल हो सकता है एनटी यहाँ से आपका सवाल बना दे कि which is the following that emphasize the unity underlying this diversity, यानी कौन सी वो चीज़ है जो सभी को एक जगह रखती है, सब में यूनिटी क्रिएट करती है, दैट इज़ आवर सेल थ्योरी एंड पर्टिकुलरली द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि सभी कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, कितना ही कुछ हो, उसमें एक चीज़ जो कॉमन होगी वो होगी सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आवर साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन, that is the great Sir G.N. Ramachandran, an outstanding figure in the field of protein structure. इन्होंने प्रोटीन का ट्रिपल स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर दिया था। Was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. ये इस स्कूल के फाउंडर थे। His discovery of the ट्रिपल स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन, पर्टिकुलरली किस प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया था, दैट वाज कोलेजन। पब्लिश्ड इन द नेचुरे, बहुत बड़ी पब्लिकेशन है दोस्तों नेचुरे। बेसिकली अगर इसमें आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है तो लाइक यू आर द टॉप मोस्ट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री। तो नेचुरे में इनका पब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1954। एंड हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ द Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in structural biology. इनका जो ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन जो पब्लिश किया था, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट रैंक, ये रैंक करता है मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ही वॉज बोर्न ऑन 8 अक्टूबर 1922। 8 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। स्मॉल टाउन, कोचिन से ज़्यादा दूर नहीं, फ्रॉम द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया।
हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, इनके पिताजी जो थे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रामाचंद्रन का इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। After completing his school years, Ramachandra graduated in 1942 at the top ranking student in BSc Honours Physics कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये इम्पोर्टेंट है कि ये ग्रेजुएट बायोलॉजी से नहीं, फिजिक्स से थे। कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्होंने ग्रेजुएट की। ही रिसीव्ड अ PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949। इन्होंने अपनी PhD की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1499 से की। वाइल एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रामाचंद्रन मेट Linus Pauling and was deeply influenced by his publications on models of alpha helix and beta helix. तो रामाचंद्रन was highly influenced by this man. Who is this man? Linus Pauling. इन्होंने अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर दिए थे, जो मॉडल्स दिए थे लाइनस पोलिंग ने, उन्होंने डायरेक्ट किया किनको, रामाचंद्रन को, टू अटेंडेंट टू सोल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। सो बेसिकली इन्फ्लुएंस लाइनस पोलिंग की वजह से थे, इस वजह से इन्होंने दिया। एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78 ऑन अप्रैल 2001। तो हमने अभी तक पढ़ा इस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम हियर। बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इज स्टार्टिंग नाउ। ये NCERT डाउनलोड, इसमें हल्का से आएगा द यूनिट लाइफ। सो व्हेन यू लुक अराउंड, आई होप आप सभी लोग NCERT को साथ ही साथ मार्किंग करते चल रहे होंगे। एंड ऑल्सो अगर किसी के पास NCERT अभी नहीं है तो वो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए। मैं एक चीज़ को दो बार रिपीट कर रहा हूँ, साथ में लिख भी रहा हूँ, तो आई होप आप भी समझ पा रहे हो। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और लगातार मैं अच्छा काम करता रहूँगा इसी सिलसिले में। एंड आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है ये। सो लेट्स स्टार्ट दिस। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग में हम खुद ही आ जाते हैं या फिर प्लांट्स की मान लेते हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग में मैनी आर देयर, बुक्स, पेंसिल्स एंड बोटल्स, much of the things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? Question. Or what is it at an inanimate thing, यानी non living thing, that not have which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell. So basically living thing के पास क्या होता है? Cell. And non living thing के पास नहीं होता। सो सेल्स की वजह से ही हम लोग अपने सारे काम कर रहे होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स आ गया तो ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टूड है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, while others like us composed of many cell are called multicellular organisms। काफ़ी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर ओनली वन सेल, मल्टीसेलुलर मैनी सेल। बट ऑल्सो दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, सिर्फ एक सेल, एक कंप्लीट सेल में भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी एक कंप्लीट सेल भी सारे वो लाइफ प्रोसेसेस कर पाता है, डन बाय ओनली वन सेल एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। यानी एक सेल से जो कि कंप्लीट नहीं है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फिर उसे किसी ना किसी चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बट अगर एक कंप्लीट सेल है लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उससे किसी भी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है।
Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all living organisms. The most favorite line. Cell is the fundamental structure as well as the functional unit of all living organisms. तो सेल ही है जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है एंड ऑल्सो जो फंक्शनल यूनिट यानी जो काम भी करता है, जो स्ट्रक्चर भी बनाता है और जो काम भी करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो अब बात आती है सेल को सर सबसे पहले किसने देखा। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आएगा, जो सबसे पहले नाम आएगा वो आएगा रॉबर्ट हुक सर। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो देखा था 1660। बेसिकली इन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, डेड सेल ऑफ ओक प्लांट्स। सेल वॉल देखी थी इन्होंने ओक प्लांट की, उसे इन्होंने बताया था सेल। और इस बात को उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में भी लिखा है। माइक्रोग्राफिया में एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एनटी यहाँ से सवाल पूछता है। बट अब आपका सवाल होगा सर लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा। तो लिविंग सेल सबसे पहले देखा था सर एंटन वॉन लिविंगहुक ने। एंटन वॉन लिविंगहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। और कब देखा था इन्होंने लिविंग सेल देखा था 1674 ने। इसके 9 साल बाद ही सर एंटन वॉन लिविंगहुक ने लिविंग सेल देखा एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। और रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने बाद में 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले डेड सेल किसने देखा। फिर सेल अगर सीधा सिर्फ इतना आता है कि हु ऑब्जर्व्ड द सेल फर्स्ट टाइम तो उसमें आपका आंसर डेफिनेटली रॉबर्ट हुक होगा। बट अगर आपको ये पूछा जाए कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा तो आपका आंसर होगा एंटन वॉन लिविंगहुक। और सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, देन यू वुड आंसर रॉबर्ट ब्राउन ने, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल। The invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope in 1950। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना जिसकी वजह से हम बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनेलिज जो प्रेजेंट होती है सेल के अंदर उनके अराउंड भी हम लोग स्टडी कर पाए ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसने स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल हमें प्रोवाइड करी। तो आप लोगों के लिए सवाल विच ऑफ द अगर आ जाए कि विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैड इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी तो उसमें नाम आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि अगर आपको एक सेल देखना है जो ऑलरेडी बहुत छोटा है और उसके अंदर देखना है तो फिर आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है कि सेल क्या होता है। बेसिकली सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। 2 प्रकार की ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली, वन आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बेसिकली बैक्टीरिया मान लो, बीजीए ब्लूगेरियन एल्गी, प्रोटिस्टा होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ऑल एसेंशियल फंक्शन और लाइफ आर परफॉर्म बाय दिस सिंगल सेल ओनली एंड देयर आर अदर टाइप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which body contain more than one cell. Most fungi except yeast and most plants except Chlamydomonas and all animals. All animals are multicellular. So हमारा यहाँ तक हो गया है। So let's discuss about the most important invention and discovery, that is cell theory. सेल थ्योरी हम इसे छोटा कर लेते हैं। सेल थ्योरी ज़्यादा जूम आउट हो गया। ओके 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 लेट्स डिस्कस। ओके 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 या वी आर रेडी टू गो। सेल थ्योरी इन दिस बेसिकली देयर वर 2 साइंटिस्ट। अगर सेल थ्योरी की हम बात करें तो 2 साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी को
बनाया। वन वॉज दे स्केलेडेंसर। बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी लोगों को दिक्कत होते हैं, बट इट इज़ स्केलेडन, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे। बोटनी की पढ़ाई करते थे। इन्होंने सेल थ्योरी में रोल जो 1838, एंड अनदर who was very important person in the cell theory formulation, who was also German zoologist, ये जूलॉजिस्ट थे, एंड 1839। इन दो बंदों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। एंड वन मोर हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो उसमें नाम आएगा रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1859 तो 1838 एंड 39 में सेल थ्योरी दी थी स्केलेडन एंड स्वान ने। बट सेल थ्योरी ये दोनों कहाँ लैक किए, इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ से न्यू सेल्स आती है। न्यू सेल्स का इनके पास कोई जवाब नहीं था, जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये हमें रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। सो बेसिकली इन दोनों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था वो हम अभी एनसीईआरटी से रीड करेंगे। सो लेट्स रीड आउट फ्रॉम एनसीईआरटी, that is here. So what are cell theory? Basically, let me remove these all. I will provide complete clean notes of these all the work, उस पूरे चैप्टर की आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स पर्सनली मेड बाय मी, जिनमें इम्पोर्टेंट लाइंस को मैं एज इट इज डिस्कवर कर रहा हूँ ना, वो आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। सो सेल थ्योरी इन 1838, मैथियस स्केलेडन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissues of the plant at about the same time. ये थियोडर स्वान। सो बेसिकली मैथियस स्केलेडन ने प्लांट सेल को स्टडी किया, प्लांट सेल का इन्होंने स्टडी किया, एंड इन्होंने पाया कि प्लांट्स जो थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बने थे, और सेल्स आगे जाके टिश्यू बना रही, और टिश्यू आगे जाके ऑर्गन, एंड ऑर्गन दैट कंप्लीट्स द ऑर्गन सिस्टम। बट सभी प्लांट्स जो थे वो डिफरेंट सेल से बने हैं जिन्हें टिश्यू, ये किसने बताया? ये बताया मैथियस स्केलेडन ने। एंड अनदर साइंटिस्ट दैट इज थियोडर स्वान सर ने, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। ऑब्वियसली जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की, एंड बताया कि रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें स्वान सर ने क्या बताया? इन्होंने क्या बताया कि प्लांट सेल जो होती है, एनिमल सेल में क्या पाई जाती है? आउटर सेल पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज बोलते हैं टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded based on his studies on plant tissues। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि स्वान जो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट को स्टडी किया, एंड प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। कि इन्होंने ही बताया था कि सेल वॉल जो होती है प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल में जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट इट प्लांट्स वी हैव द सेल वॉल एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। ये हमें किसने बताया था? स्वान ने बताया था 1839 में, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज कैरेक्टर, हिज studied on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis। तो हाइपोथेसिस किसने दिया? अलोन स्वान ने। ये सवाल आ सकते हैं कि किसने हाइपोथेसिस दिया? स्वान ने दिया। क्या दिया? That the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells। सिर्फ हाइपोथेसिस दिया, ये थ्योरी नहीं थी, ओनली हाइपोथेसिस।
प्रूव्ड नहीं था, सिर्फ इन्होंने कही थी कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये इन्होंने हाइपोथेसिस दिया। फिर स्केलेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सिर्फ स्वान ने हाइपोथेसिस दिया, फिर जब दोनों साइंटिस्ट 1838 एंड 39 के बाद जब दोनों साइंटिस्ट एक जगह आए तो इन्होंने सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इन्होंने थ्योरी दी कि इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि बोथ प्लांट एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। फिर ये थ्योरी नहीं रही, अब इन्होंने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स जो कंपोज्ड होते हैं वो सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल इन द जब दो सेल्स मिल जाते हैं तो ये टिश्यू बन जाता है। दो से नहीं, आई मीन बहुत जा रही, तो ये प्रोडक्ट हुआ ना भाई। वन सेल अकेले हुआ इंटू टू तो ये हो गए, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, तो ये 2 का प्रोडक्ट हो गया 4। तो ऐसे मिलके टिश्यू बना रहे हैं, तो इससे क्या बन रहे हैं, एनिमल एंड प्लांट। However, this did not explain how new cells were formed. इन्होंने ये तो बना दिया कि बने हुए होते हैं, लेकिन नए सेल कैसे बनते हैं ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो आए रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइडेड, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर formed फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने एक टर्म दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सो किसने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल कैसे बनते हैं, रुडोल्फ विर्चो ने एक्सप्लेन किया। क्या टर्म दिया, दैट इज सेलुला ई सेलुला। सेलुला न्यू सेल्स की इन्होंने कहा जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा एंड डिवाइड करके न्यू सेल को जनरेट करेगा। जब एक सेल डिवाइड करता है तो इट विल डिवाइड इनटू 2 इनर हाफ्स, तो ये डिवाइड कर जाएगा, ऐसे नहीं करता है बेसिकली, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू पीपल। तो अब ये 2 सेल्स को जनरेट करेगा एंड दोनों ही सेल इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा, छोटा सा होगा, गोलू मालू एक ही होंगे। ये डॉटर सेल 1 बनेगा एंड ये 2 बनेगा। सो रुडोल्फ विर्चो ने ये एक्सप्लेन किया था 1855 में, जो कि सेल थ्योरी गिवन बाय स्केलेडन एंड स्वान ये नहीं बता पाई थी। सो बेसिकली ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस। रुडोल्फ विर्चो ने ही मॉडिफाई किया हाइपोथेसिस ऑफ Skeleton and Swan to give the cell theory a final shape. All living organisms are composed of cells and product of cells, and all cells arise from pre-existing cells. That is. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसका एक बार ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। I was thinking to complete till the overview of the cell, but I thinking इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इतना बड़ा है तो नहीं, लेकिन आपकी क्लास फिर आज एक अर्जेंट काम है इस वजह से। तो आज हमने बेसिकली पढ़ लेते हैं, हमने क्या स्टडी किया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। वहाँ से हमने ये जाना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस डाइवर्स यूनिटी में, डाइवर्सिफिकेशन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब लोगों को एक जगह एक यूनिटी में कैद करती है, दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ वी स्टडी बायोलॉजी थ्रू फिजियोकेमिकल अप्रोच। Physiochemical approach, that is called reductionist biology. Next we studied that what is a cell, unicellular organisms, multicellular organisms, and we studied about the cell theory. I hope आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऑल्सो कल हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम ओवरव्यू ऑफ ए सेल देखें एंड वी रीच टू प्रोकैरियोटिक सेल, ये कंप्लीट करें हैं।
देन वी वुड बी मूविंग टुवार्ड्स द यूकैरियोटिक सेल, जो कि एक मेजर पार्ट भी है इस चैप्टर का। बेसिकली ये दोनों मिलके जितना टाइम नहीं लगते, शायद उससे 2 टाइम्स इस चैप्टर में बेसिकली हम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही स्टडी कर रहे होंगे। हम जान रहे होंगे कि कैसे एक सेल में कितनी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग परफॉर्मिंग कर रहे होंगे, अलग अलग फंक्शंस से काम करती हैं। सो हम ये पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो गाइस, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे, समझ में आए, तो एक बार ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट में बताएं कि क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर क्या ऐसा है जो हम आप लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कम समय में हम इससे आप लोगों का एनसीईआरटी का रिवीजन करवा देंगे, जिससे आपके मार्क्स और ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, टेक केयर।